एक जो सिलेबस में लिखा है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, सिलेबस में लुक ईस्ट लिखा है, लेकिन ये अब इंडिया ने एक्ट ईस्ट कर दी है, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, challenges for India's Act East policy and step Indian diplomacy must take to recalibrate it। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये प्रश्न मतलब बार बार न्यूज में इस बातें क्यों चल रही है। आसियान नेशंस है ना, तो आसियान नेशंस इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, और आसियान का सपोर्ट इंडिया को चाहिए ताकि ये ढंग से इम्प्लाई हो सके। आसियान नेशन जैसे हम बात कर रहे हैं ना, कि जैसे म्यांमार के आगे जो कंट्रीज है उनके साथ अगर हमने अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं किया तो फिर ये हमारा डेवलप ही नहीं हो पाएगा। नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट में हम चाह क्या रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो डेवलप हो जाए। देखो क्या क्या काम करे हैं, अगर है ना इसको डेवलप करने के लिए अगरतला है ना, ये अगरतला अखूरा रेल लिंक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमने बना दिया है ताकि कम्युनिकेशन ठीक हो सके। अरे बरे जाना है, रेल लिंक है। फिर इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस, इंटरमोडल में क्या होता है, लैंड से कनेक्ट कर दिया, पानी से कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो इनलैंड वाटरवेज बांग्लादेश में, इवन जैसे हमने अपने नॉर्थ ईस्ट में कोई सामान ले जाना है तो बांग्लादेश के थ्रू, जैसे बड़ी नदियां हैं उससे हम अपना बड़ा सामान ले जा सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। एक चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं हम, जो सड़क है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम इसको कहते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ही तो सड़क जाती है जो मेन है, उस सड़क को कोई भी रोक सकता है। दूसरा, बड़ा सामान उसमें ले जा नहीं सकते, ठीक है। अगर कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए अब आपने फर्नेस ले जाना है तो फर्नेस सड़क पे नहीं जाएगा ना यार। तो उस इन चीजों के लिए हम कहते हैं कि क्या वाटर कनेक्टिविटी चाहिए, इसीलिए है ना इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट है। फिर एक कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट है ना प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, कालादान, इसमें कालादान रिवर है म्यांमार से जा रही होती है, इसको हम डेवलप करें और अपने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करेंगे कालादान रिवर के थ्रू। तो यहाँ पर ये हाईवे प्रोजेक्ट भी है, इसके साथ ट्राइलेटरल है हाईवे, तो नॉर्थ ईस्ट म्यांमार और थाईलैंड इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ हम रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम एक हमने बनाया है, जापान हमको हेल्प कर रहा है फंडिंग में, टेक्नोलॉजी में, ताकि हम अपने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर सके। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम एक्ट ईस्ट में यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की, ठीक है। फिर न्यूज में क्यों चल रहा है ये, कि वही आसियान की जब हम बात करें तो इन जनरल हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर। अगर इसको देखते हैं तो डेवलपमेंट, जैसे 5 साल में ये इंडिया की डिप्लोमेसी को कुछ क्वेश्चन कर रही है। पहली क्या है, तो चाइना है ना। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप जब हम करने लगते हैं तो एक चाइना का एक बेसिस रहता है। चाइना क्या कोशिश कर रहा है कि हमारा स्टैंड इधर ना हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और रीजनली वही हम क्या बोल रहे हैं, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं आने देंगे। हम भी जैसे क्या बोलते हैं सीपैक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी। चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के बीच मतलब पूरी कंट्री है ना, जैसे नीचे ग्वादर पोर्ट इस्टेब्लिश करा, ग्वादर से लेकर फिर ऊपर जो उइघुर प्रोविंस जिसे हम कह रहे हैं, या उइघुर मुस्लिम रहते हैं जिनजियांग प्रोविंस में, जिनजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करने के लिए रोड भी बनाया, रेलवे भी बिछाई और इंटरनेट भी बिछाया, पाइपलाइन भी बिछा दी। पाइपलाइन से एनर्जी ले जाएंगे, बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बाकी रोड रेलवे ट्रेड के लिए। तो ये जब सीपैक बनाया था उन्होंने, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही कनेक्ट कर रहा है। तो उस टाइम पर हमने इसको बहुत क्वेश्चन किया था, है ना, कि इंडिया इसको क्वेश्चन कर रहा है। साथ में जब ये नॉर्थ ईस्ट के बाद भी जैसे हमारे ये कंट्रीज रहेगी ना, जैसे म्यांमार है, यहाँ पर भी डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, फिर हमने इसको क्वेश्चन कर दिया था कि आप हमारे राइट हैंड साइड बॉर्डर पर, जैसे एक तरफ चाइना में तो पाकिस्तान ने तो बना दिया बट दूसरी तरफ नहीं, फिर उन कंट्रीज को भी हमने क्वेश्चन किया था कि आप मत करने दो ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिर उसके बाद उन्होंने उसको, चाइना ने क्या किया कि इसको हम अलग कर देते हैं बेल्ट एंड रोड के, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है इन एरियाज में रोड को डेवलप करने के लिए, रेलवेज को डेवलप करने के लिए पैसा देना चाह रहा है। उन्होंने कहा था ठीक है हम डी लिंक कर देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर भी एक प्रोजेक्ट था, इसमें BBIN है ना, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, कि हम लोकली जैसे ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम इन एरियाज में खुद डेवलप करें। ये हमने एक तरह से काउंटर करने के लिए, इवन चाइना ने भी कह दिया था कि हम डीलिंग कर देंगे, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं पर डीलिंग करके रखते हैं,
उससे, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट फिर भी हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज है, जो राइजिंग चाइना की प्रोफाइल है ना, और चाइना और इंडिया के बीच में टेंशंस चल रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट्स चल रही है रीजन में से, इंडिया की इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस, ये कैसे? अब जैसे नेपाल है, नेपाल के साथ हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे थे, अब ना नेपाल भी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक तरफ की भाई हमें चाइना की भी हेल्प लूंगा, एक तरफ इंडिया की भी हेल्प लूंगा, क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है नेपाल इज ट्राइंग टू प्ले दी चाइना कार्ड, कि चाइना, जब वो ऐसा होता है ना कि हम उनको सपोर्ट, क्योंकि हमने भी देखो यार, शरीफ हम भी नहीं है, बात वही होती है ना, बीच में जब वहां इश्यूज हुए थे, हमने भी ट्रेड ब्लॉकेज लगा दी थी बीच में, उनसे उनकी एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, और वहां पर सरकार पलट गई थी, और इंडिया को सपोर्ट करने वाली सरकार आ गई थी बीच में। वहां पे सरकार अलग थी जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो हमने भी तो प्ले किया। तो कोई कंट्री नहीं चाहती ना यार दूसरी कंट्री के हाथ में इतनी पावर हो कि वो गवर्नमेंट को शिफ्ट कर सके। और ऐसा कहा जाता है इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ बिग ब्रदर, है ना। वो जो बिग ब्रदर अप्रोच होती है, बड़ा भाई, वो बॉसी होने वाली, जब गुजराल डॉक्ट्राइन की हम बात करते हैं, गुजराल डॉक्ट्राइन में क्या कहा गया था कि इंडिया हेल्प करेगा बट इन रिस्पॉन्स रेपोकेशन में कुछ नहीं चाहेगा, हमको यूनिलैटरली हेल्प करनी चाहिए, एक बिग ब्रदर बॉसी ब्रदर बनने की जरूरत नहीं है। बट वही हो रहा है कि लोग हमसे खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड है। और बात हो ना, चाइना है यार, चाइना ने देखो ना, ग्रेट हिमालयस को काट के नेपाल के पास हेल्प पहुंचा रहे हैं, कहाँ टाइम लगा था। ईरान देखो, ईरान भी तो फिर चाइना कार्ड खेला था, जब ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटे थे, सबसे पहले चाइना रेल रूट उनके साथ खोल दिया उसने, सबसे पहले ट्रेन लेके पहुंच गया था कि हम करते हैं ट्रेड आपके साथ, है ना। तो वो इंडिया को करता है, इवन ग्वादार में नहीं, चाहबार में मजाक हो गया था इंडिया के साथ, बोलते हैं आपने डेवलप करना है जल्दी करो, नहीं करते हैं तो फिर चाइना को बुलाते हैं, वो कर देगा। श्रीलंका में भी ऐसी हुआ था, हम बंद होता पोर्ट, लगे हुए हम डेवलप, वो बोल दिया उन्होंने भाई साहब कर रहे हो डेवलप, नहीं तो चाइना को बुलाते हैं, वो कर देगा, उसके पास पैसे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इशू क्यों आता है, डिसीजन लेने में टाइम ही बहुत लग जाता है। चाइना में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, सरकार ने बोला होना है, सरकार बोले कि रोड बनेगा तो बनेगा, और फिर वहां पे कोई, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इतना इशू ही नहीं है, वहां पर अगर प्रोजेक्ट बनना है तो बनना है। इंडिया में क्या होता है, बाबाज लैंड एक्विजिशन करनी है, सबसे पूछना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। तो इस वजह से लोग क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है ना, हमारी अंडर परफॉर्म इंडिया कर रहा है। इसके अलावा हमारे रीजन में अप्रोच जो माइनॉरिटीज के लिए है, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये थोड़ा सा ना, जैसे जब से ये थोड़ा सा हम बात कर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म स्ट्रांग हो रहा है ना, तब से फिर ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपकी अप्रोच, क्योंकि कई कंट्रीज में मुस्लिम धर्म है, ठीक है ना, मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वो फिर थोड़े ऐसे हो जाता है कि यार कहीं आप ऐसा तो नहीं कि एक राइट विंग हो रहे हो। इससे पहले इंडिया की जो एक इमेज थी ना, वो बहुत ही सेक्युलर थी, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा राइट विंग टेंडेंसीज कभी कभी क्वेश्चन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंडिया आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने ज्वाइन नहीं किया था, इस वजह से भी उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, हमने आरसीईपी क्यों ज्वाइन नहीं किया था। ऑलरेडी हमने सबसे एफटी किए हुए जो ठीक है, बाकी आरसीईपी के अंडर ना बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स है, फिर वो हमारे ऊपर लगेंगे, अब फिर जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़नी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है चलने दो, पैसे कमाने दो, इकोनॉमी ग्रो करे, क्यों फालतू में ज्यादा पंगे लेने। हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ है तो है, बाकी ऑलरेडी एग्रीमेंट्स है कंट्रीज के साथ, इंडिविजुअल हम क्यों आगे बढ़े, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये वीक कैसे करी, जैसे B2B और P2P कनेक्ट जो हम कह रहे हैं ना इंडिया और आसियान का, इवन दो बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है वो भी अभी अच्छा नहीं है ना। हार्ड प्रेस डिप्लोमेट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप हमारे इंप्रूव हों, लेकिन अभी भी एक इश्यू चल रहा है, और इन सब के रेपरकशंस कहाँ आ रही है, एक्ट ईस्ट पे, ठीक है। ये सब फिर आपकी जो जो हम चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम डेवलप करें, वो बैकफुट पे चला जाता है। और जब तक देखो आसियान नहीं है ना, अब वही बात है, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे नॉर्थ ईस्ट को एक ट्रेड की तरह, ट्रेड के लिए हम एक उसको रास्ता जैसा बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने, जैसे हम एक एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी कहते हैं, एक तो नेबर कौन होगा जो डायरेक्ट नेबर है, भूटान है डायरेक्ट नेबर है ना, म्यांमार है डायरेक्ट नेबर, बट उसके बाद थाईलैंड एक्सटेंडेड नेबरहुड में आ गया ना वो सब, है ना, वियतनाम, है ना, लाओस, ये सब दूर की जो कंट्रीज है, हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करेंगे भी, तो ऐसा है ना, ट्रेड किसके साथ करेंगे, है ना, जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में है ना, वहां पर हमको ट्रेड चाहिए, क्योंकि वो कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, जिनके पास पैसा है
और जिनको अगर हम कनेक्ट करें तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर सकती है। तो पहले उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे जैसे ना फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, G2G रिलेशनशिप, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बारे में हम कर रहे हैं, ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये थोड़ा इंडियन आसियान रिलेशनशिप है ना, कम अटेंशन है ट्रेंड्स के बारे में जो डोमेस्टिक पॉलिसीज को शेप करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना, डोमेस्टिक पॉलिसीज एक इम्पैक्ट डाल रही है। वो एक्ट ईस्ट एशिया है, एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने अपने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है, ठीक है, विद द हेल्प। पहले जब हम बात करते थे लुक ईस्ट में है ना, डेवलपमेंट लोकल लेवल पे थी, और अभी जब एक्ट ईस्ट है, एक्ट ईस्ट में हम एक्सटेंडेड नेबरहुड को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कि आसियान कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज की हेल्प लेनी है, जिसके बेसिस पर हम अपनी डेवलप कर सके नॉर्थ ईस्ट को। यहाँ पर ट्रेड डेवलप करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे हम बात करें टूरिज्म, है ना, टूरिज्म बढ़ेगा इस एरिया में, ट्रेड बढ़ेगा जब कनेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है, इसको इंप्रूव करना है। बट इसके लिए किसकी हेल्प चाहिए हमको? आसियान की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि डिस्पाइट ये इंटेंशन एक्ट ईस्ट की, इंडिया ये साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी हम सफर कर रहे हैं। तभी ये बार बार जैसे अभी भी इश्यूज आ रहे थे न्यूज़पेपर में, अगर पढ़ोगे ना, और हमारे डिप्लोमेट है, उन्होंने क्या कहा था हमको, है ना, इंडिया नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन कंसिडरेशन विद दी आसियान कंट्रीज। तो आसियान कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए हमको पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, दोबारा से थोड़ा इसको चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो, तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या चाह रहा है, एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ। जो हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे हम आसियान की बात कर रहे होते हैं, उनकी जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि देखो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ग्रो किया है। अगर आप समझोगे ना, ओवर द पीरियड कुछ टाइम के लिए ऐसा कहा जाता था इनको रोरिंग टाइगर्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद में इनका नाम देते था बटरफ्लाई इकोनॉमीज, है ना। बटरफ्लाई इकोनॉमी क्यों? क्योंकि जब इशू हुआ थोड़ा, है ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उस टाइम पर पहले तो इनमें इन्वेस्टमेंट हुई, जब इन देशों में इन्वेस्टमेंट हुई थी उस टाइम पर ये रोरिंग टाइगर्स की तरह, मतलब साउथ एशिया डेवलप किया था कि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो रही है। फिर जब इकोनॉमी नीचे आई 2008 के टाइम पर, फिर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली। जब इन्वेस्टमेंट खींच ली तो फिर ऐसा बटरफ्लाई इकोनॉमी, मतलब क्यों, उड़ के बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर लिया, जब तक फायदा मिल रहा था मिला, उसके बाद कंपनीज उड़ के निकल ली इन कंट्रीज से। बीच में एक टाइम बड़ा ना क्रूशियल इनके लिए भी रहा था, तभी हम बात कर रहे होते। तो ओवरऑल इनके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। अगर आप देखोगे जैसे जीन्स बनती है, शूज बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, मेड इन वियतनाम, मेड इन थाईलैंड, अगर आप देखोगे ना, बहुत चीजें मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर अब ये बात करें, एक तो सी की कनेक्टिविटी है, और दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा वो हमें नहीं कहते कि चीप लेबर है यहाँ पे, जहां जैसे इंडिया की तरफ लोग क्यों आना चाहते हैं, सस्ती लेबर है। कनेक्टिविटी थोड़ी कम थी, बट ठीक है, वो धीरे धीरे वो बढ़ रही है, ठीक है। अब जैसे वहां से कई इंडस्ट्री शिफ्ट करके अब इंडिया की तरफ आ रही होती है, कि यहाँ पर उनको सस्ता मतलब मटेरियल बनाने के लिए लोग मिल रहे हैं। हमारे इंडिया में चीप लेबर है अभी भी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया बनना चाहता है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव, तो इंडिया को वही ना कि एक मेजर रिफॉर्म हमने 1991 के बाद इकोनॉमिक्स में नहीं लाया है, ये एक डिमांड है। अगर आपने एक्चुअल में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फुलफिल करना है, तो उसके लिए दोबारा से हम ये कहते हैं कि वी नीड टू रिवाइव आवर इकोनॉमी, फॉर दैट वी नीड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म की जरूरत है 1991 के बाद दोबारा से, फिर से वो टाइम आ चुका है कि हमको रिफॉर्म करना चाहिए। और इसे आरसीईपी की हम बात कर रहे हैं कि हमने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया, तो हमको जो क्यों, हमने एक चाइनीज एग्रेशन वाला इशू भी चल रहा था, हमने बोला कि एग्रेशन हम नहीं इसको फुलफिल करेंगे, तो और हम अपने लोकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ही ट्रेड करेंगे। बट हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया उसकी वजह से काफी लॉस में भी आया है। तो यहाँ जैसे चाइना है, चाइना असर्टिवनेस दिखा रहा है इंडियन ओशन में, तो हमको भी साउथ चाइना सी में असर्टिवनेस दिखाना चाहिए। तो ये बात जैसे इंडिया के लिए कही जा रही है, क्योंकि आसियन कंट्रीज खुद बोलती है। जैसे बीच में इशू हुआ था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, हम काम कर रहे हो साउथ चाइना, फिर साउथ चाइना ने उसको, है एक बैकफुट पे आ गए थे हम लोग वहां, कि हम भी प्रोजेक्ट, हम भी तेल निकाल रहे थे ना, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि जो वाटर है ये, वो एसजेवीएन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड काम कर रही थी यहाँ पर एक कंट्री के साथ ना, जो बॉर्डर कर रही थी साउथ चाइना सी को, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये हमारा सारा एरिया है, तो इंडिया ने असर्ट नहीं किया। तो वही चाह रहे कि इंडिया शुड बी असर्टिव,
इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसे इंडिया की एंगेजमेंट क्वाड के साथ हो रही है, आसियान कंट्रीज के साथ हो रही है, अगर हम ये करेंगे तो एक सही डायरेक्शन में स्टेप है। वियतनाम के साथ था जो हम बात कर रहे हैं ना। बाकी इंडिया और वियतनाम ये कोलैबोरेट करे साउथ चाइना सी में ना, ये तो यहाँ एक क्लेम्स है सॉवरेनिटी के। चाइना क्या बोलती है, सारी सी मेरी है। बट नॉर्मली होता है ना कि जो कंट्रीज के 200 नॉटिकल माइल है ना, वहां तक कंट्री का कंट्रोल है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई भी वहां पर जा सकता है, ठीक है ना। बट फिर ये क्या कर रहे हैं उसमें, ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं साउथ चाइना सी में। आर्टिफिशियल आइलैंड फिर क्या होगा, जैसे सेनकाकू आइलैंड है, तो उससे क्या होगा, 200 नॉटिकल जहां आपका आइलैंड उसके 200 नॉटिकल माइल आपका, ठीक है। तो यही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और इससे आसपास की कंट्रीज खुश नहीं है, जैसे आसियान कंट्रीज बहुत दुखी है इससे, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडियन ओशन में, इंडिया फिर हम भी कर रहे हैं। इंडोनेशिया में हमने सबांग पोर्ट बनाया था। सबांग हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेट ऑफ मलक्का जहां से शुरू होती है वहीं पर है ये, ठीक है। तो हमारा सिक्योरिटी सेफ्टी इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो यस, इन स्टेप्स से इंडिया है ना, ये अपनी अथॉरिटी है उसको सामने रख पा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, हमने क्या एक इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव कराया था, सेफ सिक्योर स्टेबल मैरीटाइम डोमेन के लिए। हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड स्टेट्स है, जैसे मैरीटाइम डोमेन है यहाँ पर, उनकी डेवलपमेंट के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पायरेसी के भी इश्यूज रहते हैं, ये जो ट्रेड होता है वहां पायरेसी भी होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का तूने ये सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, मैरीटाइम रिसोर्सेज की, और डिजास्टर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। सार्क सैटेलाइट बनाया था हमने ना। सार्क सैटेलाइट के पीछे क्या था बेसिस, कि इस एरिया में अगर कोई जैसे डिजास्टर होता है, सी में कोई डिजास्टर हो रहा है, क्विक से है ना, जल्दी आप डिजास्टर वो सैटेलाइट को कनेक्ट कर सकते हो, और फिर जो भी है ना, कोरपास सारसैट कहते हैं हम, कि जो भी आसपास की कंट्री होगी वो इमीडिएटली आके, जैसे होता है कि इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को पहुंची, फिर वो लोगों तक पहुंचा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं आसपास, ठीक है, हेल्प करने की। तो इसके साथ है ना, इन ट्रेंड्स के साथ जैसे इंडियन डिप्लोमेसी, हमको क्या करना चाहिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जैसे हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या कि जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इससे हमारे पड़ोसी खुश नहीं है, इस पे हमको काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसा कहा, देखो ना, जैसा इंसान की बिहेवियर होता है ना, वैसा ही देश का बिहेवियर बन जाता है। जैसे एक ना वो कहा जाता है, इंडियंस का क्या है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कहोगे, जैसे अमेरिकन का है, सीधी बात करते हैं, हाँ बोला तो हाँ करेंगे, ना बोला तो ना करेंगे, है ना। जैसे इसका होता है, यूरोप का क्या करते हैं कि बड़े ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके फिर ना करते हैं, है ना। इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया क्या करता है कि बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, टाइम बहुत लगा देते हैं, लेट लतीफ है हमारा इंडिया इस तरीके। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी ये हो रहा है, आप समझ रहे हो कि हमारा टाइम ही बहुत लग जाता है। बोल दिया हम ये कर देंगे, भाई जी पैसे दे देंगे, आ ही नहीं रहा पैसा, प्रोजेक्ट्स ही पूरे नहीं हो रहे। वही छावा रिपोर्ट देख लो, आज तक हम लगे हुए हैं, है ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों, वो ही फिर हम बिजी हो जाते हैं अपने अंदर इलेक्शन में। इलेक्शन आ गया तो 6 महीने तक तो हम बात ही नहीं करते, है ना। पहले ये वो लड़ाई, फिर बाद में जीत गए सेलिब्रेट करो, फिर रिलीजियस इश्यूज हमारे उठ जाते हैं उस चक्कर में, और सारा ध्यान उधर चला जाता है ना। वही की लगा आपको एक, जब हम बात करते हैं ना कि एक कौन, जैसे ये इंडिया के लिए बहुत बार कहा जाता है कि कांस्टेंट पॉलिसी, वो कांस्टेंट प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए वो पहले से। जो बाहर से देखो ना, कोई बंदा आप में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो क्या चाहेगा कि आपकी जो पॉलिसीज है वो प्रिडिक्टेबल हो ओवर द पीरियड। ऐसा नहीं है कि जब मन किया चेंज कर दी, ठीक है। कांस्टेंट होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। ऐसे इन स्टेप, इन लाइंस पे आप काम करो। आप कुछ करने वाले हो तो आपको पहले से ही एक बेसिस देना चाहिए, ऐसा हो सकता है। हमारे क्या होता है, रातों रात डिमोनेटाइजेशन, वो जो क्वेश्चन किया जा रहा है इन चीजों को ना, कि पॉलिसीज जो है थोड़ी सी पहले से इन्फॉर्म करके। तो यहाँ पर जो अनसेटिस्फैक्टरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इस पे काम करने की जरूरत है। हमारी जो कम्युनल पॉलिटिक्स चलती है ना, उस पे काम करने की जरूरत है। हमारे रिलेशनशिप आसियान के साथ, ना सिर्फ ट्रेड, लेकिन एक जो हमारी सॉफ्ट पावर है ना यार, एक तो हमारी इतनी जनता रहती है बाहर। हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई तो है ही, बट होते हैं चले गए हैं और अब यहाँ पर रह रहे हैं बहुत टाइम से, जिन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, उनके भी तो एक होता है ना कि वो डायस्पोरा, यस, है ना, वो हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर ना हमारा जो इनके साथ रिलेशनशिप है, बेसिकली सॉफ्ट पावर के साथ ना इंडिया को हेल्प लेनी चाहिए, ताकि हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो, तभी हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो पाएगा।
अभी नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना, एक देखो ना, इंडिया का एक मेजर पार्ट है जो फिलहाल डेवलप नहीं है, ठीक है, और इसको अगर ये डेवलप हो जाए तो बहुत ग्रोथ हो सके, बहुत एम्प्लॉयमेंट का वहां पर एक ना स्कोप है, रिसोर्सेज बहुत है, तो उसको डेवलप करना भी जरूरी है। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी बेस्ट एग्जांपल है इसका। हमने क्या किया था, 26 जनवरी में बुला दिया था सारा आसियान। जब आसियान बुलाया था, पूरे इंडिया में जहां भी, हमारी भी तो की मोनेस्ट्री गई थी, है ना, तो पूरे इंडिया में जहां पर भी बुद्धिज्म फैलता है, फैला हुआ है, और उसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं, हमने वो दिखाया था झांकियों में, सारे आसियान के लोगों को बुला दिया था। वो इसीलिए है ना, तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और उससे अच्छा चलता है, हम अच्छा काम कर सकते हैं।